आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दिल्ली का श्रद्धा वाकर मर्डर केस आज भी लोग भूले नहीं हैं। 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब आमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका अपनाया उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान रह गया। ठीक उसी तरह बेंगलोर में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे जानकर किसी भी आम इंसान की होश उड़ सकते हैं। बेंगलुरु का वाली कबल इलाका 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उस फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बंद थे। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलोर पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दहला देने वाला मंजर या यूं कहें कि क्राइम सीन देखा। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने की बजाय उल्टे पांव लौट आए। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलोर फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाज़ा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह यह थी कि हर रोज़ वो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती थी। महालक्ष्मी की माँ और बहन बेंगलोर में ही रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फ़ोन बंद हो जाता है। उसकी माँ और बहन लगातार फ़ोन करते रहते हैं पर बात नहीं होती है। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलोर में ही रहने वाली अपनी माँ और बहन का पता और फ़ोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से माँ से बात भी नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी माँ के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा शायद वो दहला देने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ गया था। उसने फौरन पुलिस को फ़ोन किया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन बदबू इतनी खतरनाक थी कि उनसे भी रहा नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल आई। फिर डबल मास्क मंगाया गया। डबल मास्क पहनकर फिर से पुलिस कमरे में गई। फ्रिज का दरवाज़ा खोला। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में रखा था एक सिर, जो महालक्ष्मी का सिर था। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नज़र कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर नज़र पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप गए। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे। अब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको मौके पर बुलाया। सोको के लिए भी ये अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज़्यादा मुश्किल था। लिहाजा मदद के लिए सोको की टीम बोरिंग अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ को बुलाई। मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक पर बिखरे लाशों के टुकड़ों को समेटा गया और इसी समेटने के दौरान ये अंदाज़ा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान थी। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दा घर भेज दिया गया। लाशों के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फ़ोन से कोई कॉल की गई
और ना ही कोई कॉल रिसीव की। इसी से बेंगलोर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 सितंबर के दरमियान ही हुआ। पर सवाल ये था कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी की उससे क्या दुश्मनी थी? वो कातिल कौन था? तो अब बेंगलोर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि साल 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार को बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए नेपाल से बेंगलोर पहुंचे। बेंगलोर में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन माल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वूमेन टीम लीडर की नौकरी मिली। दोनों बेंगलोर के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गई। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्याली कबल इलाके में किराए के मकान पर रहती थी। वो भी अकेली हर 15 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच की दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफ़ी झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी। कुछ महीने माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हो गई। अब थोड़ा बात पड़ोसियों की कर लेते हैं। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज़्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोज़ाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती और रात 10:30 बजे घर वापस लौट कर आती थी। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी के घर पिक और ड्रॉप करते हुए जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता। बेंगलोर पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो अजनबी है कौन। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी हो। बेंगलोर पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ ही नहीं। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिनसे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है, जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश को टुकड़ों में बांटकर फ्रिज में ठूंस दिया। बेंगलोर पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल भी शक की सुई को अजनबी की तरफ घुमा रही। हालांकि बकौल पुलिस को उस अजनबी की जानकारी उनके पास है, उनका नाम भी उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए उनके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पर बेंगलोर पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस की तफ्तीश में ये भी पता चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई और उसका मोबाइल बंद हुआ, तभी से महालक्ष्मी के घर पर कोई नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने 2 सितंबर या उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जिससे उन्हें शक होता। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहाँ किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन ही नहीं। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई हो, या इसलिए घर से कोई आवाज़ ना आई। जिस तरह से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए, उसे देखकर पुलिस को लगता है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उस बिल्डिंग के आसपास लगे तमाम CCTV कैमरों की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जो पुलिस ये तक जानती है कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, तो जाहिर है वो कातिल का असली नाम चेहरा भी जरूर जानती है। लिहाजा उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द वो चेहरा और नाम भी सामने आ जाए। महालक्ष्मी हत्याकांड का मामला 2022 के श्रद्धा मर्डर केस जैसा है। महालक्ष्मी के कत्ल के 19 दिनों बाद तक लाश के टुकड़े फ्रिज में थे। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को हुआ था, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ था।
कत्ल के बाद आफताब करीब महीने भर तक फ्रिज से निकाल कर लाश के टुकड़ों को किस्तों में लेकर जंगल में ठिकाने लगाता रहा। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रही। श्रद्धा बिना शादी के आफताब के साथ लिव इन में रहती। श्रद्धा के किसी और के साथ रिश्ते को लेकर आफताब को शक था। महालक्ष्मी केस में उसके पति हेमंत को उसके अफेयर का शक था, लेकिन ये शक महालक्ष्मी के कत्ल की वजह बना। ये कहानी कुछ और है। इसका खुलासा तभी होगा जब कातिल पुलिस की कस्टडी में होगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।